मेरे प्यारे छात्रों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज़ के अंतर्गत पर्सनालिटी टेस्टिंग का दूसरा अंक प्रस्तुत है, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी। इसके पहले अंक में मैंने आपसे बात की थी सब्जेक्टिव मेथड्स की, आत्मनिष्ठ विधियों की, जिसमें व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, उसका अपना अनुभव शामिल हो जाता था निष्कर्ष निकालने में। वस्तुनिष्ठ विधियों में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वस्तु या व्यक्ति के प्रति निष्ठा, अर्थात वस्तु या व्यक्ति को केंद्र में रखकर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनमें विश्वसनीयता अधिक होती है। तो वो कौन कौन सी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, इसको एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, व्यक्तित्व सूचियाँ। और डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में इसको कहा गया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इज़ अ मेजरिंग डिवाइस फॉर डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स सच एज इज इमोशनल एडजस्टमेंट और टेंडेंसीज टूवर्ड्स इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन मे बी अरेंज्ड फॉर सेल्फ रेटिंग और फॉर रेटिंग बाय द अदर पर्सन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इज अ मेजरिंग डिवाइस फॉर डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स सच एज इज इमोशनल एडजस्टमेंट। कोई भी व्यक्ति है, उसका इमोशनल एडजस्टमेंट क्या है, सांवेगिक समायोजन क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, क्या वो इंट्रोवर्जन की तरफ जाती हैं या एक्सट्रोवर्जन की तरफ जाती हैं, अर्थात अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी हैं। इट मे बी अरेंज्ड फॉर सेल्फ रेटिंग, अगर व्यक्ति को अपना क्रम निर्धारण करना है, या फॉर रेटिंग बाय द अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा क्रम निर्धारण करना है, उसमें ये व्यक्तित्व सूचियां प्रयुक्त की जाती हैं। कुछ व्यक्तित्व सूचियों की बात मैं आपसे करूंगा, जैसे वुडवर्थ पर्सनल डेटा इन्वेंट्री। ये सबसे पहली इन्वेंट्री मानी जाती है, जिसका प्रयोग सबसे पहले विश्व युद्ध के समय किया गया था कि इस युद्ध में ऐसे सैनिकों की छांटने की तीव्र आवश्यकता में अनुभव की गई जो इमोशनली इनस्टेबल थे, सांवेगिक रूप से अस्थिर थे। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1918 में वुडवर्थ ने एक व्यक्तित्व सूची तैयार की और जिसका नाम वुडवर्थ पर्सनल डेटा इन्वेंट्री रखा गया। इसमें 116 प्रश्न थे और इनका उत्तर हाँ या ना में था। तो कोई भी एक हाँ या ना को चुनने के बाद 116 प्रश्नों के उत्तर की स्कोरिंग की जाती थी और उसके आधार पर यह पाया जाता था कि व्यक्ति सांवेगिक रूप से स्थिर है अथवा अस्थिर, और उसके आधार पर सैनिकों को छांटने की व्यवस्था की गई। हालांकि ये सूची बहुत वैज्ञानिक ढंग से निर्मित नहीं थी, फिर भी व्यक्तित्व मापन में सफल हुई और एक तरह से माना जाए कि व्यक्तित्व सूचियों के निर्माण में इस सूची ने निर्माण की आधारशिला रखी। इसके बाद अन्य कई सूचियाँ आई, जैसे सबसे पहले आई वुडवर्थ, उसके बाद मिन्सोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसका निर्माण हैथवे और मैकनिकले ने 1940 में किया था। इसमें 550 पद थे और हर पद के 3 उत्तर थे, ट्रू, फॉल्स, कांट से, सत्य, असत्य अथवा अनिश्चित, कह नहीं सकते। और इस सूची के 2 रूप रखे गए, एक इंडिविजुअल कार्ड फॉर्म में रखा गया, वैयक्तिक कार्ड, दूसरा सामूहिक पुस्तिका रूप या ग्रुप बुकलेट फॉर्म। इस सूची को बनाने का उद्देश्य था कि व्यक्तित्व में पैथोलॉजिकल ट्रेट्स अर्थात रोगात्मक शील गुण, उनको मापा जाए। और इसमें 10 क्लिनिकल स्केल रखे गए और वैधता मापनी रखी गई। तो 10 नैदानिक मापनी या क्लिनिकल स्केल से 10 रोगात्मक शील गुण या पैथोलॉजिकल ट्रेट्स का मापन होता है, और जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उससे व्यक्ति के उत्तरों की विश्वसनीयता और वैधता की जानकारी हो जाती है। पर्पज़ ये होता है कि जिसके लिए इन्वेंट्री बनाई गई उसका निष्कर्ष में जो भी प्राप्त हो वो वैज्ञानिक हो। तीसरा है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री।
इसका निर्माण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग द्वारा 1957 में किया गया था और बाद में गॉफ ने 1987 में इसे संशोधित किया। तो व्यक्तित्व में कुछ नॉर्मल ट्रेट्स होते हैं, उनको मापने के लिए इस सूची को बनाया गया और इसमें 462 पद हैं और इनका उत्तर भी सही या गलत के रूप में देना होता है, ट्रू और फॉल्स। और उसके आधार पर व्यक्तित्व के गुण या शील गुण जैसे आत्मनियंत्रण है, आत्म स्वीकृति है, उत्तरदायित्व की भावना है, प्रभुत्व की भावना है, आदि शील गुणों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है बर्निटर व्यक्तित्व सूची। 1933 में व्यक्तित्व मापन के लिए इसका प्रतिपादन किया गया और इसमें 125 पद हैं, इनका उत्तर भी हाँ या नहीं में देना होता है और इसमें व्यक्तित्व के 6 शील गुण रखे गए: मनोदौर्बल्य, आत्मनिर्भरता, प्रभुत्व, सामाजिकता, विश्वास की कमी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रवृत्ति। तो इनका मापन किया जाता है। तो मौलिक रूप में प्रथम 4 शील गुणों का ही मापन होता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन करते हैं। फिर कारक विश्लेषण के आधार पर बाद में जेपी फ्रेगे ने 2 शील गुणों को और जोड़ दिया, उसके बाद इसकी संख्या 6 हो गई। इसके बाद मॉट्सले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, एच.जे. आइजेंक ने व्यक्तित्व मापन के लिए इसका निर्माण किया। तो जो प्रथम प्रारूप इसका बना उसमें 24 पद हैं। तो 12 पद जो है वो मनस्ताप स्थिरता का मापन करते हैं और 12 पद अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रवृत्ति का मापन करते हैं। और उत्तर देने के लिए इसमें 3 विकल्प हैं और दोनों आयामों के लिए इसमें अधिकतम 12, 12 और 24 अंक हो सकते हैं। तो लक्ष्य इन इन्वेंट्रीज का ये होता है कि व्यक्ति जो है वास्तव में और जो सूची बनाई गई उस सूची में जो प्रश्न रखे गए, चूंकि ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, हाँ नहीं अनिश्चित इस प्रकार से, तो इसमें आत्मनिष्ठता की गुंजाइश नहीं होती है। तो वास्तव में जो व्यक्ति है वो इसमें स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है। इस प्रकार से हम व्यक्तित्व का मापन पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज के द्वारा कर लेते हैं। अगली विधि जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स में आती है वो है रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल is a selected list of words, phrases, sentences, or paragraphs following which an observer records a value or rating based upon some objective scale of values. डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में इसकी परिभाषा जो दी गई उसमें ये कहा गया कि रेटिंग स्केल को एक सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स, एक लिस्ट होती है जिसमें सर्टेन वर्ड्स होंगे या फ्रेजेस होंगे या पैराग्राफ्स होंगे, जिसके आधार पर ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करता है, अभिलेखित करता है ए वैल्यू और रेटिंग बेस्ड अपॉन सम ऑब्जेक्टिव स्केल ऑफ वैल्यूज़, कि किसी वैल्यू की रेटिंग करनी है तो जो निर्धारण किया गया है वर्ड्स, फ्रेजेस या पैराग्राफ के आधार पर उसको अंक प्रदान किए जाते हैं। अब क्रम निर्धारण मापनी कई प्रकार की होती हैं कि किस प्रकार से हम रैंकिंग करेंगे। इसमें 5 कैटेगरीज हमारे सामने हैं। एक होती है न्यूमेरिकल, दूसरी ग्राफिक, तीसरी स्टैंडर्ड, चौथी क्यूमुलेटिव पॉइंट्स और 5वीं फोर्स चॉइस। तो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल का मतलब हुआ संख्यात्मक क्रम निर्धारण मापनी। इसमें जो भी मापनी के मूल्य होते हैं वो किसी एक पद अथवा व्यक्ति की स्थिति के अनुसार निर्णय करने की एक युक्ति है। इसमें गुणों और विशेषताओं की एक सूची होती है, तो प्रत्येक का एक संख्यात्मक मूल्य दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक रेटिंग स्केल बनाया जाए 1 से 3 का या 5 का या 7 का।
7 बिंदु मापनी बनाई गई और हमने देखा कि किसी व्यक्ति की सौंदर्य को हमें मापना है, तो हम सबसे नीचे से चलेंगे कि सर्वाधिक कुरूप कौन है और सर्वाधिक सुंदर कौन है। तो अगर इसके बीच में हम 1 से 7 तक इनको बांटें तो स्थिति आएगी कि सर्वाधिक कुरूप, अत्यंत कुरूप वेरी अगली, कुरूप अगली, सामान्य एवरेज, ब्यूटीफुल सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल अत्यंत सुंदर और मोस्ट ब्यूटीफुल सर्वाधिक सुंदर। इनको हमने नंबर दे दिए 1 to 7, 1 से 7 तक। अब हमें देखेंगे कि व्यक्ति 1 से 7 के बीच कहाँ पर आ रहा है। उस स्थिति में उस पर हम रेट कर देंगे उसको। अगर 7 नंबर को हमने रेट किया है तो इसका अर्थ है कि वो सर्वाधिक सुंदर है, और अगर 1 नंबर को हमने रेट किया है इसका मतलब सर्वाधिक कुरूप है। इसी तरह से दूसरी रेटिंग सूची है ग्राफिंग रेटिंग स्केल, आलेखीय क्रम निर्धारण मापनी। आलेखीय क्रम निर्धारण मापनी मात्रा के रूप में आत्मनिष्ठ अनुमान लगाने और अभिलेखन को सरल करने के लिए एक युक्ति है। इसमें एक वस्तु या व्यक्ति प्रत्येक विशिष्ट गुण या विशेषता की एक संख्या रखता है। जैसे मान लीजिए आपको अति ईमानदार और अति बेईमान जो एक्सट्रीम पर है, इसको 5 बिंदु मापनी पर मापना है। तो अगर हमने 1 to 5 की ये मापनी बनाई और इसमें 5 नंबर को अति ईमानदार कहा, 4 नंबर को ईमानदार कहा, 3 को सामान्य कहा, 2 को बेईमान कहा और 1 को अति बेईमान कहा, तो जिसको हम गोला करेंगे, जिसको हम सर्किल करेंगे, जिस अंक को, वो श्रेणी उस व्यक्ति की कही जाएगी। अगर हमने 1 नंबर को किया है तो वो अति बेईमान है, और अगर हमने 3 नंबर को किया है तो वो सामान्य है। तो इसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इनको बनाना और प्रशासित करना बड़ा सरल होता है, और इसके आधार पर व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन भी किया जा सकता है। तीसरा है स्टैंडर्ड, प्रामाणिक क्रम निर्धारण मापनी। इसमें भी क्रम निर्धारक को विभिन्न प्रामाणिक नमूने प्रदान किए जाते हैं, और समान प्रकृति की वस्तुएं जिनका क्रम निर्धारण होना है पूर्व निर्धारित मूल्यों से, तो किसी मापन करने वाली विधि द्वारा उत्कृष्टता की सामान्य मापनी पर इसको मापा जाता है। इसके 2 रूप चलन में हैं, एक तो है हैंड राइटिंग स्केल और दूसरा है मैन टू मैन स्केल। हैंड राइटिंग के आधार पर व्यक्ति का मापन किया जाता है, और मैन टू मैन स्केल में ये माना जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक पर्टिकुलर गुण में किस प्रकार से भिन्न है। तो मैन टू मैन स्केल में देखा गया, जैसे मिस्टर ए अगर हैं और हम ये गुण ले लें साहस का, करेज का, तो हम उनको कहेंगे कि वो अति साहसी हैं, और वहीं पर मिस्टर ई हैं वो बहुत कायर हैं। तो मैन टू मैन स्केल 1917 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ब्यूरो ऑफ सेल्समैनशिप रिसर्च विभाग में डॉक्टर वाल्टर डिल स्कॉट ने निर्मित किया था, और इसमें 5 शीर्षकों के अंतर्गत सैन्य कर्मचारियों का वर्ग नामांकन होता था। व्यक्ति को, प्रत्येक अधिकारी को 5 व्यक्ति छांटने होते थे कि ये अमुक गुण है, और ये गुण किस व्यक्ति में सामान्य है, किस में सामान्य से अधिक है, किस में अधिकतम है और किस में न्यूनतम है। इसके आधार पर 5 व्यक्तियों को छांटा जाता था। इसके बाद क्यूमुलेटिव पॉइंट्स, संचित बिंदु क्रम निर्धारण मापनी। इसके अंदर भी 2 प्रकार की टेक्निक्स हैं। एक चेकलिस्ट टेक्निक है, पड़ताल सूची प्रविधि। इसको बच्चों के चरित्र मूल्यांकन में प्रयोग किया था हार्टश्रोन और मे ने। तो ये देखा गया था कि 80 लक्षण, जैसे दयालु, निर्दयी, सहयोगी, लालची, ऐसे लक्षण रखे गए, और ये देखा गया कि कौन से लक्षण किस बालक में लागू किए जा रहे हैं, कौन सा बालक किस लक्षण को अपने व्यवहार में प्रयोग करता है। तो इसका मूल्यांकन करते थे, और जो अनुकूल लक्षण है उसके लिए +1
और प्रत्येक प्रतिकूल लक्षण के लिए -1 दिया जाता था और बाद में अंकों के योग से बालक के गुणों का निर्णय लिया जाता था। और इसी में दूसरी थी अनुमान लगाने की प्रविधि, गेस हु टेक्निक। इसमें भी कुछ बालकों को शब्द चित्र दिए गए हैं तो निर्देश में कहा जाता था बालक के विभिन्न समूह हैं और उनकी भूमिका निर्वहन का मूल्यांकन करने के लिए निर्देश दिया जाता था कि कुछ बालकों के शब्द चित्र दिए गए हैं जिन्हें तुम जानते हो, प्रत्येक कथन को ध्यान से पढ़िए और जानने का प्रयास कीजिए कि यह किसके विषय में है। यदि कोई कथन किसी सहपाठी के लिए उपयुक्त नहीं है तो उस कथन को छोड़कर आगे के कथन के विषय में सोचिए। तो सहपाठियों में किसकी कितनी ख्याति है इसका मापन इससे सरलता से किया जा सकता है। इसके बाद फोर्स्ड चॉइस, बाध्य चयन क्रम निर्धारण मापनी। इसमें क्रम निर्धारक को यह नहीं बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का क्रम निर्धारण होना है वो कौन से गुण रखता है और किस मात्रा में रखता है। बिना बताए इसको एक युग्म की तुलना में दूसरा युग्म कौन सा गुण अधिक रखता है और कौन सा गुण कम रखता है, इसके आधार पर इसका मापन होता है। जैसे मान लीजिए गंभीर, उत्साही, असभ्य, लापरवाह, इसका मापन होना है तो निर्णायक दोनों युग्मों को एक पद मानकर अपना निर्णय देता है कि कौन सा लक्षण उस व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है और कौन सा सबसे कम है। तो इस प्रकार ये रेटिंग स्केल के आधार पर हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इसके बाद सिचुएशनल टेस्ट और फिजियोलॉजिकल टेस्ट, दो टेस्ट और आते हैं। पारिस्थितिकी परीक्षण, जीवन यापन के लिए अनेक परिस्थितियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार की जानकारी के लिए पारिस्थितिकी परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें छात्र को कार्य करने के लिए एक स्थिति दी जाती है जिसका उद्देश्य उसे नहीं बताया जाता है और ना ही उसे जानकारी होती है कि उसके व्यवहार के किस पक्ष का अवलोकन किया जा रहा है। जो निरीक्षण करता है वो उसके निष्पादन की विधि, संवेगात्मक विषय वस्तु और पाई गई उपलब्धि की मात्रा को रिकॉर्ड करता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व के विषय में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला फिजियोलॉजिकल टेस्ट, शारीरिक परीक्षण। इसका भी बहुत महत्व है जिसके आधार पर छात्र के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो शिक्षा शब्दकोश में इसको बताया गया है कि फिजियोलॉजिकल टेस्ट इज एनी मेजर टू डिटरमाइन द नेचर और डिग्री ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल एन एनालिसिस ऑफ द ब्लड और ए टेस्ट ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म। शारीरिक परीक्षण विशिष्ट शरीर संरचना की क्रिया प्रणाली की प्रकृति अथवा मात्रा को निर्धारित करने के लिए माप किया जाता है, जैसे रक्त का विश्लेषण करना है या मूलभूत शारीरिक विकास की रासायनिक प्रक्रिया का परीक्षण। क्योंकि शारीरिक परीक्षण के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है कि भीतर जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उसके आधार पर भी हमारे गुण या हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। इसके पश्चात क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, संचयी अभिलेख। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन ने कहा है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कलेक्ट एंड मेक अवेलेबल ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच pupil which will enable the school staff to plan an optimum educational program for him। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या संचयी अभिलेख का आशय क्या है? छात्र के विषय में रिकॉर्ड को रखना और उस रिकॉर्ड के आधार पर छात्र के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। तो शिक्षा शब्दकोश क्या कह रहा है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कलेक्ट एंड मेक अवेलेबल अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच pupil। जो भी छात्र है उसके विषय में तरह तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उससे संबंधित उनको इकट्ठा करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपलब्ध कराना। इसका लाभ क्या होगा? विच विल एनेबल द स्कूल स्टाफ
टू प्लान एन ऑप्टिमम एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर हिम। एक छात्र किस प्रकार का है उसके संबंध में जब सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं तो अधिकतम जो शैक्षिक प्रोग्राम उसके लिए बनाना है स्कूल स्टाफ को, उसमें वो समर्थ हो जाते हैं। छात्र के विषय में जब मुझे हर प्रकार की जानकारी होगी तो मैं छात्र को भविष्य में निर्देशित करने में आसानी महसूस करूंगा। तो संचयी अभिलेख साधारणतया कुछ मूलभूत सूचना से प्रारंभ करने के एक प्रयास को प्रस्तुत करता है जिसमें तथ्य जोड़े जाते हैं जैसे वे संकलित किए जाते हैं, यानी एक एक करके तथ्य को जोड़ते चलते हैं और उसके आधार पर छात्र के बारे में जानकारी रखते हैं। तो इसका बहुत महत्व है। किसी छात्र का व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी टेक्निक है और ये छात्र की प्रगति के साथ साथ विद्यालय की प्रगति को भी दर्शाता है। जो भी छात्र हमारा भविष्य में तरक्की करता है उससे विद्यालय का भी नाम होता है और शिक्षक को छात्र की प्रगति के अनुरूप अपना मूल्यांकन करने और उसमें सुधार करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि संचयी अभिलेख कक्षा कक्ष में उनके कार्य, विशेषकर उनकी शिक्षण विधियों और बच्चों से व्यवहार करने को अधिकता से प्रभावित करेंगे, इतना अधिक जिससे उनके कार्य का समग्र चरित्र बदल जाएगा। तो संचयी अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए अनिवार्य किया गया है कि 16 हफ्ते के इंटर्नशिप के दौरान वो एक छात्र का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी तैयार करेंगे, उससे संबंधित विभिन्न सूचनाएं अपने पास रखेंगे। इनके कई प्रकार हो सकते हैं जैसे कार्ड्स। तो संचयी अभिलेख में बहुधा कार्ड प्रयुक्त होते हैं। उन कार्ड्स में उससे संबंधित योग्यताओं का विवरण होता है, कुछ बुकलेट्स होती हैं, कुछ फोल्डर्स होते हैं। तो कोई भी प्रकार अगर आप अपनाएं और उनको अपनाने के पश्चात उनमें छात्र से संबंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध करें, इससे क्या लाभ होगा कि संचयी अभिलेख छात्र के विषय में उपयोगी सूचनाएं शिक्षकों, परामर्शदाताओं और प्रशासकों को उपलब्ध कराते हैं। छात्र किसी समस्या से जूझ रहा है तो इनके आधार पर शिक्षक छात्र की समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं और छात्र को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन अगर देना है उसमें भी ये सहायक होते हैं। इन अभिलेखों में निहित सूचनाओं के आधार पर शिक्षक छात्रों के अभिभावकों से कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था भी कर सकते हैं और ये छात्र के व्यक्तित्व मापन में विशेष रूप से सहायक होते हैं। ये अभिलेख व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन में सहायता करते हैं और इनसे प्राप्त सूचनाओं से भविष्य में छात्र को निर्देशन प्राप्त होता है। इसके बाद सोशियोमेट्रिक मेथड्स, समाज मितीय विधियां। समाज मितीय विधियां किन्हें कहेंगे? तो इसमें जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने एक परिभाषा दी है। सोशियोमेट्री इज अ टेक्निक फॉर डिस्क्राइबिंग सोशल रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स इन ए ग्रुप। समाजमिति सामाजिक संबंधों का वर्णन करने वाली एक प्रविधि है जो एक समूह में व्यक्तियों के मध्य विद्यमान है। कोई समूह है, उस समूह में किस प्रकार का उनका आपसी संबंध है, इस संबंध के आधार पर समाजमिति विधि हमें बतलाती है। इसी में कर्लिंगर ने कहा है, सोशियोग्राम्स आर डायग्राम्स आर चार्ट ऑफ द चॉइसेस मेड इन ए ग्रुप। सोशियोग्राम्स जो हैं वो डायग्राम होते हैं या चार्ट होते हैं, किस तरह की चॉइसेस ग्रुप में हैं उसको दर्शाते हैं। अब इसमें अगर हम सोशियोग्राम को आपको समझाएं कि किस प्रकार से मैट्रिक्स बनती है तो एक मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए A, B, C, D, E, F ये 5 व्यक्ति हैं और इधर भी यही 5 दूसरे व्यक्ति हैं, A, B, C, D, E, F। अब अगर इनकी पसंद को हम समझना चाहें कि कौन व्यक्ति किसे पसंद करता है तो इसको ध्यान देंगे
कि जिसको व्यक्ति पसंद करेगा उसको 1 नंबर दिया जाएगा और जिसको पसंद नहीं किया जाएगा उसको 0 दिया जाएगा। तो मान लीजिए ए को पसंद नहीं करता है, इधर का जो ग्रुप है वो इस ग्रुप में दूसरे सदस्यों में पसंद पूछी जा रही है, ए को पसंद नहीं करता है तो उसको 0 दिया जाएगा। इसी प्रकार से ए अगर बी को पसंद करता है तो उसको 1 दिया जाएगा, सी को पसंद नहीं करता है तो 0 दिया जाएगा, डी को पसंद नहीं करता है तो 0 दिया जाएगा, ई को पसंद करता है तो 1 दिया जाएगा और एफ को पसंद नहीं करता है तो 0 दिया जाएगा। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स बनती है। ये 6 सदस्य हैं, उनका समूह है और इनमें कौन से छात्र किनको पसंद कर रहे हैं उसके आधार पर ये मैट्रिक्स का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से बी के साथ भी स्थिति लागू होगी कि अगर हम इसको ये अंक प्रदान करते हैं तो इसके आधार पर आप ये जान लेंगे कि कौन किसको पसंद कर रहा है। बी ए को पसंद कर रहा है क्योंकि 1 नंबर दिया है, बाकी सारे 0 हैं। उसके बाद ई को पसंद कर रहा है क्योंकि 1 नंबर दिया है। इसी प्रकार से सी डी ई एफ इनकी पसंदों को इस आधार पर हम जान सकते हैं और इन पसंदों के आधार पर हम आगे की प्रक्रिया अपना सकते हैं। जैसे अगर हमें सोशियोग्राम बनाना है तो इस सोशियोग्राम में जो अभी चार्ट मैंने आपके सामने बनाया उसी चार्ट के आधार पर अगर ए बी को पसंद कर रहा है तो इसको इस एरो के द्वारा दर्शाया जाएगा, लेकिन अगर बी भी ए को पसंद कर रहा है तो ये डबल एरो से दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार से बी अगर डी को पसंद कर रहा है तो सिंगल एरो से दर्शाया जाएगा और डी बी को पसंद नहीं कर रहा है तो यहाँ पर दूसरा एरो नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ए अगर ई को पसंद कर रहा है तो सिंगल एरो लगेगा और ई ए को पसंद कर रहा है तो ये डबल एरो लगेगा। तो इसको कहते हैं पारस्परिक पसंद। जब दोनों एरो नज़र आ रहे हैं आपको ए और ई में तो ये पारस्परिक पसंद कहलाता है। इसी प्रकार से अगर कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है, मान लीजिए एफ, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है तो ये किनारे बिना एरो के दर्शाया जाएगा। ये सोशियोग्राम जो मैंने आपको पहले बताया मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स को एक कॉपी पर आप उतार लें और उस कॉपी पर उतारने के बाद फिर इस सोशियोग्राम को उसके आधार पर बनाएं कि जिस व्यक्ति ने किसी को 0 दिया है तो वो 0 का अर्थ हुआ कि वो उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर 1 दिया है तो सिंगल एरो से दर्शा देंगे और दोनों ने अगर 1 अंक दिया है तो डबल एरो से दर्शा देंगे। कोई अंक नहीं दिया गया है, कोई पसंद नहीं दी गई है तो उसको अलग रख देंगे। इस प्रकार से सोशियो मैट्रिक्स के द्वारा हम ग्रुप के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है छात्र इसको समझ गए होंगे और इसके आधार पर वो एग्जामिनेशन में अपना उत्तर भी लिखेंगे और इसी प्रकार से व्यक्तित्व का मापन भी करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के विषय में बात करूंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किस प्रकार से लाभान्वित करती हैं, व्यक्तित्व का मापन करती हैं। इसी के साथ शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहो, सफल रहो।